यार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू अकेडमी में। आशा करते हैं सभी मित्र अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्त आज हम लोग शुरू करेंगे तरंगे। जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने ध्वनि से संबंधित जो कन्फ्यूजन होते थे और जो महत्वपूर्ण एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते थे उन्हें हम लोग अच्छे से कवर किया है। जो मित्र पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो जाके देखें। ध्वनि से जो कन्फ्यूजन होते थे वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो मित्र आइए शुरू करते हैं। तरंगे में देख रहे हैं ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने का माध्यम क्या होता है। माध्यम को क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तरंग आप लोगों को पता है, तरंग दो तरीके से होते हैं। एक यांत्रिक तरंग होती है, एक अयांत्रिक तरंग होती है। यांत्रिक तरंगे दो तरीके से होती है, अंधेर तरंगे होती है और अनुप्रस्थ तरंगे होती है। दोस्त ये हो गया यांत्रिक। अब देखते हैं यांत्रिक तरंग। देखते हैं हम लोग पढ़ेंगे पहला यांत्रिक तरंग, मैकेनिकल वेव पढ़ेंगे हम लोग पहले, ठीक है। ऐसी तरंग जिन्हें जो होता है कि ऐसी तरंग जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंगे कहते हैं। जैसे ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? तो यांत्रिक तरंगे होती है। यांत्रिक तरंगे में हम लोग अब पढ़ेंगे यांत्रिक तरंगे दो तरीके से होती हैं। एक अनुदैर्ध्य तरंगे होती है और दूसरा जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अनुदैर्ध्य तरंग पहला हो गया, दूसरा जो होती है अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं जो है। इसके बाद दोस्त इसमें देख रहे थे वह तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे किसे कहते हैं? वह तरंगे जो माध्यम के कणों के समांतर कंपन करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। और जो है अनुप्रस्थ तरंगे किन्हें कहते हैं? वह तरंगे जो माध्यम के लंबवत, यहाँ समांतर है यहाँ लंबवत है, लंबवत कंपन करती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं। अब एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। पानी जो होता है, पानी के अंदर जो होता है, हिलोर जो होता है, उसमें कौन सी तरंगे उत्पन्न करती हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। दोस्त यहाँ इसको याद रखना है। और इधर इसमें जो है अनुप्रस्थ तरंगे में भी जो होता है कि सतह पर जल जो होता है, सतह पर जो होती है सतह पर जो होती है जल में, वो जो होता है अनुप्रस्थ तरंगे होता है। अंदर में हम देख लेंगे और देखते हैं हवा हो गया, भूकंपी हो गया और स्प्रिंग से उत्पन्न तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और यहाँ देख रहे हैं भूकंप पे जो होता है, भूकंप यस तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। दोनों को देख लेंगे मित्र। यहाँ कन्फ्यूजन वाला यही बात है। यहाँ जो है अनुदैर्ध्य में पानी के अंदर क्या हिलोर जो होती है तरंगे जो उत्पन्न होती है अनुदैर्ध्य तरंगे होती है, और पानी की सतह पर जो होती है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती है। ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ देखते हैं और पॉइंट देखते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ, इतना पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि अनुदैर्ध्य तरंगे ठोसों और तरल मतलब ठोस और द्रव में जो होता है दोनों में संचरण कर सकती है। अतः जो है स्टील में जो होता है अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगे दोनों संचारित हो सकती हैं। स्टील में जो होता है अनुप्रस्थ एवं अनुदैर्ध्य तरंगे दोनों संचारित हो सकती हैं, परंतु जो होता है वायु एवं जल में केवल अनुदैर्ध्य तरंगे उत्पन्न होती हैं। ये हो गया। इसके बाद अनुप्रस्थ तरंगे के पास हम लोग आते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे केवल ठोसों में जो होता है एवं जैसे तनाव युक्त डोरियों में भी, जैसे होता है ना तनाव युक्त डोरियाँ हुआ, या द्रव्य के पृष्ठ उत्पन्न की जा सकती हैं, उस तरीके से देख लेना। और जो होता है द्रव्य एवं गैसों में जो होता है नहीं उत्पन्न किया जा सकता है। कौन सी तरंगे? अनुप्रस्थ तरंगे। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब हम लोगों ने जैसे कि तरंगे दो तरीके से होती थी। यांत्रिक हम लोगों ने पढ़ लिया था। यांत्रिक दो तरीके से होती है, मतलब अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ। अब हम लोग नॉन मैकेनिकल वेव के पास आते हैं, अयांत्रिक तरंगे के पास आते हैं। ऐसी तरंगे जिन्हें चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें अयांत्रिक तरंगे कहते हैं। जैसे विद्युत चुम्बकीय तरंगे हम देख रहे हैं। विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होता है फोटॉन से बनी होती है, ठीक है। अब जैसे कि प्रकाश जब आता है सूर्य से, प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है तो किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये हो गया। ये सब जो है एक्सरे हो गया, गामा रे हो गया, ये सब जो होता है। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगे के गुण पे आते हैं हम लोग। इनका गुण देखते हैं, क्या गुण होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का।
देख रहे हैं यह प्रकाश के वेग से चलती है। ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुम्बकीय तरंगे इनका एक गुण ये भी है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ऊर्जा एवं संवेग होता है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद आते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा। विद्युत चुम्बकीय तरंगों की अवधारणा किसने दिया था? तो मैक्सवेल ने दिया था। अब इससे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के एग्जाम्पल देख रहे हैं, प्रकाश हुआ, रेडियो तरंगे हुआ, एक्स तरंगे हो गया, यूवी तरंगे हो गया, औरक्त तरंगे हो गया, रेडियो वेव हो गया। ये सब विद्युत चुम्बकीय तरंगे के उदाहरण हैं। ठीक है मित्र, ये हो गया। इसके बाद विद्युत चुम्बकीय तरंगों में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस में होती है? सबसे ज़्यादा ऊर्जा देख रहे हैं किस में होती है, इसको देखेंगे। ऊर्जा देखेंगे, सबसे ज़्यादा एक्सरे में होता है, सबसे कम किस में होता है ऊर्जा? रेडियो वेव में होता है। अगर तरंगदैर्घ्य और आवृत्ति भी यही आवृत्ति की बात करें या ऊर्जा की बात करें, दोनों का क्रम जो है सेम ही होता है, लेकिन तरंगदैर्घ्य जो है ऊर्जा का उल्टा हो जाएगा। जैसे रेडियो वेव में सबसे ज़्यादा हो जाएगा और सबसे कम जो होता है तरंगदैर्घ्य एक्सरे का हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं, अब कंपैरिजन करके इनको देखते हैं। जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं इन्हें देखते हैं हम लोग कंपैरिजन करके। अब देखते हैं, पहले इसको और नीचे कर देते हैं। हाँ, विद्युत चुम्बकीय तरंगे देखते हैं हम। गामा रे पहला देखते हैं। गामा रे में देखते हैं कि गामा की रे की खोज किसने किया था? तो हेनरी बैकुलर ने किया था। ये पॉइंट हो गया। एक्स रे की खोज किसने किया था? रोटजन ने किया था। और जो है यूवी रे पराबैंगनी तरंग की खोज किसने किया था? जॉन रिटर ने किया था। अब दोस्त यहाँ एक पॉइंट और बनता है इसके अंतर्गत, गामा रेंज के अंतर्गत। यहाँ आप लोग इतना पॉइंट को ध्यान रखना, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था पूछता है तो हेनरी बैकुलर ने किया था। अगर कृत्रिम रेडियो धार्मिकता की खोज पूछता है तो मैडम क्यूरी पूछेगा। रेडियो धार्मिकता की खोज मैडम क्यूरी के पति ने किया था, और ये मैडम क्यूरी की पत्नी ने क्या किया था? कृत्रिम रेडियो धार्मिकता की खोज किया था। इस तरीके से आप लोग इसको जो है समझ सकते हैं। अब स्रोत देख रहे हैं, एक्सरे के पास हम लोग आते हैं। स्रोत क्या है? कूलिंग ट्यूब से, मतलब इसका स्रोत हो गया। और जो होता है यूवी रेंज का स्रोत क्या है? प्रकाश से। ठीक है दोस्त, ये होगा। अब आते हैं हम लोग उपयोग देखते हैं। उपयोग देखते हैं हम लोग। उपयोग देखते हैं यहाँ गामा रेंज के पास थोड़ा हम लोग और देख लेते हैं कि जैसे एटम बम होगा। जैसे कि 6 अगस्त को 1945 को लिटिल बम हिरोशिमा पर छोड़ा गया, और 9 अगस्त 1945 को फार्टमैन जो है नागासाकी पे छोड़ा गया था। ये हो गया। और इसके बाद हम लोग आते हैं एक्सरे के पास। टूटी हुई हड्डियों को पता लगाने में किया जाता है, और दूसरे पॉइंट पर क्रिस्टल की संरचना में का पता लगाने में किया जाता है। पुराने उपन्यासों का पता लगाने में किया जाता है। एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशनों को पता लगाने में किया जाता है। अब आते हैं यूवी रेंज का उपयोग देखते हैं। पानी को शुद्ध करने के काम में किया जाता है, और नकली पैसा का पता लगाने में किया जाता है। दोस्तों ये सब इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उपयोग से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछने का चांस होता है। तो नकली पैसों का पता लगाने के लिए कौन से मतलब यूवी रेंज का प्रयोग किया जाता है, और ओजोन की परत को बनाने के लिए जो होता है यूवी रेंज का प्रयोग किया जाता है। ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं कि गामा रेंज के पास आते हैं। थोड़ा हम यहाँ पॉइंट देखते हैं। ये एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। भारत का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट पूछता है, कौन सा है? तारापुर में है, महाराष्ट्र में है तारापुर पावर प्लांट। और प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर पूछता है तो अप्सरा लगाना। दोनों को पॉइंट आप लोग ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। और ठीक है, डॉक्टर इसका प्रयोग जो होता है, गामा रेंज का प्रयोग कहाँ करते हैं? डॉक्टर इसका प्रयोग जो होता है कैंसर ठीक करने में किया जाता है, कोबाल्ट 60 से। और इसका हानि क्या होता है, डिसएडवांटेज क्या होता है? जीन परिवर्तन। और आपका एक्सरे हो गया, कैंसर होता है, और ये त्वचा कैंसर हो जाता है यूवी रेंज से। ठीक है मित्र, ये हो गया। इसके बाद हम लोग देखते हैं अवरक्त किरणें। अब इनके पास आते हैं हम लोग।
अवरक्त कीड़े हो गया, सूक्ष्म कीड़े हो गए, सूक्ष्म तरंगे हो गया, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे, रेडियो तरंगे। इन्हें तीनों को हम लोग देखते हैं, अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। अवरक्त तरंगे की खोज किसने किया था? विलियम्स हॉब्सन ने किया था। और सूक्ष्म तरंगे की खोज किसने किया था? मैक्सवेल ने किया था। रेडियो तरंगे की खोज किसने किया था? तो हर्ट्ज ने किया था। अब स्रोत देख लेते हैं हम लोग। हर जो होता है हर वस्तु जिसका तापमान 273 से ज़्यादा है वह अवरक्त तरंगे निकालती है। ठीक है, ये हो गया। और इसका प्रयोग देखते हैं। सूक्ष्म तरंगे का प्रयोग ब्लूटूथ में किया जाता है, वाईफाई में किया जाता है। और रेडियो तरंगे का प्रयोग रेडियो में किया जाता है, फिर FM में किया जाता है, मोबाइल में किया जाता है। मोबाइल यहाँ देखना, दोनों के तरंगों का प्रयोग देख लेना। सूक्ष्म तरंगे का ब्लूटूथ में होता है, वाईफाई में होता है। रेडियो तरंगे का रेडियो में होता है, FM में होता है, मोबाइल में होता है। जो हम लोग चलाते हैं उसमें कौन से तरंगे उपयोग किया जाता है? तो रेडियो तरंग होता है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। अब इनका अवरक्त तरंगे का उपयोग देख लेते हैं हम लोग। अवरक्त तरंगे का उपयोग देख लेते हैं। अवरक्त तरंगे नाइट विजन कैमरा में अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। टीवी के रिमोट में जो होता है अवरक्त तरंगों का उपयोग किया जाता है। ऊष्मा के लिए उत्तरदायी होती है। गर्म वस्तुएं अवरक्त तरंगे उत्सर्जित करती है। ये देखना, हरित गृह प्रभाव में अवरक्त तरंगों का कारण होता है। ठीक है दोस्त, ये हो गया। इसके बाद हम लोग आते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट आते हैं। यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी हाल ही में UPSI में यहाँ से क्वेश्चन आया था। ये ग्रीन हाउस प्रभाव में कौन सी गैस पाई जाती है? तो उसमें ऑप्शन में यही इन्हीं तीनों में से दिया गया था, इन्हीं चारों में से। तो कौन कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, और नाइट्रस ऑक्साइड गैस पाई जाती है जिसे हम लाफिंग गैस कहते हैं। और फ्लोरोकार्बन पाया जाता है, CFC पाया जाता है, मीथेन पाया जाता है और पानी पाया जाता है दोस्त। ये हो गया। अब ये देखते हैं सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस में होता है, और देखते हैं पहले किस में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, प्रभाव होता है। तो H2O हो गया, और सबसे कम N2O हो गया। अब परसेंटेज की बात करते हैं। परसेंटेज की बात करेंगे तो H2O हो जाएगा, और सबसे कम बात करेंगे N2O हो जाएगा। अगर क्षमता की बात करेंगे तो चेंज हो जाएगा, क्षमता में CFC हो जाएगा और H2O हो जाएगा। ठीक है मित्र, इस तरीके से आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेना, इस तरीके से जिस तरीके से हम इसे लिखे हैं, अरेंज करके समझाने का प्रयास किया है। आप लोग एक दो बार इस वीडियो को देखेंगे और ख़ुद का नोट्स बना लेंगे इस तरीके से, तो साइंस से कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है मित्र, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आज एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।